नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? रूप से क्या तात्पर्य? रूप का मतलब होता है रूप, आकार। रूप से तात्पर्य यही तो होगा, किसी का रूप, किसी का आकार, बनावट। रूपक अलंकार क्या है? ये एक वस्तु है, एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है, यानी कि ये एक वस्तु है, ये मार्कर है, इस पे मैंने इसका आरोप कर दिया, दूसरे कलर का, ये कलर अलग है। एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। आप समझ चुके हैं, ये तो मैंने मोटे तौर पे आपको समझाया है। हिंदी साहित्य में रूपक क्या है, इसका हम बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम में जो अपठित पद्यांश आएगा उसमें आप जब भी आपको अलंकार पूछे जाए तो आप सही कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं। रूपक अलंकार में बच्चों क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होगा। उपमेय में उपमान का आरोप होगा। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उपमेय में उपमान का कवि आरोपण करता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए कैसे, उदाहरण के द्वारा। चरण कमल बंदो हरि राई। यहां कवि कह रहा है हरि भगवान, मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना कर रहा हूं। चरण जो है वो क्या है? उपमेय। कमल क्या है? उपमान। तो उपमेय पे इस उपमान का आरोपण है। चरण रूपी कमलों की वंदना कर रहा है कवि। कवि कह रहा है मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना कर रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप। तो यहाँ उपमेय पे उपमान का आरोपण कवि कर रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। एक वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु का रूप दे देना, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमान अलंकार। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये मैंने योजक चिन्ह भी लिया है। देखिए, ज्यादातर हम ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं। अपठित पद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो जब योजक चिन्ह आता है ना तो समझ लीजिएगा यहाँ रूपक अलंकार है। ज्यादातर रूपक अलंकार होता है। ये नहीं कि योजक चिन्ह आते ही आप उसका अर्थ नहीं देखोगे और टिक लगा दोगे रूपक, ऐसा नहीं है। ज्यादातर पंक्तियों में ऐसा होता है। अब आते हैं दूसरा उदाहरण। पायोजी, बहुत अच्छी पंक्ति है। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो जी। मैंने, बहुत अच्छी पंक्ति, ये राम रतन, वही योजक चिन्ह आया है, आइडिया लगा सकते हैं। ज्यादातर, ये नहीं, ट्रिक कुछ नहीं है यहाँ पे। राम उपमेय है, रत्न उपमान है। उपमेय पे उपमान का आरोप होता है, यानी रूपक में ये वर्ड याद रखना, आरोप। रूपक में आरोप होता है, उपमा में तुलना होती है, रूपक में आरोपण होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। तो यहाँ पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ कवि यहाँ पे क्या है? भगवान राम जो है उसको रत्न, भगवान राम पे रत्न का आरोपण किया गया है। उपमेय में उपमान का आरोपण किया गया है तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अलग कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहो। लेहो, ये ब्रज, लेहो देहो। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं हे माँ यशोदा, मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। वही उपमेय पे उपमान का आरोप। तो ये जैसे इसमें योजक चिन्ह नहीं आया, देखो बता रहा हूँ ना, ये संभावना। आप ज्यादातर टिक वाली तो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, मैं भगवान कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से कहते हैं हे माँ मैं खिलौना नहीं लूंगा, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, जो भी है। ठीक है जी, ये आरोपण हो गया। अब रूपक अलंकार के हम भेद आते हैं। पहला है सामरूपक। इसमें क्या बताया गया है? देखो, स प्लस अंग, समस्त अंगों सहित, यहां से पकड़ोगे आप, स प्लस अंग। इसमें बताया उपमेय में उपमान का आरोप।
यहाँ तक समझ में आ गया। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, आरोपण होता है। यहाँ अवयवों अंगों सहित, यहाँ तरह की समस्त अंगों सहित उपमेय पे आरोपण कभी करता है उपमान का। से प्लस अंग साम में समस्त अंगों सहित आरोपण होगा। देखिए इस उदाहरण देखिए, अंबर पंगट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पंगट, अंबर पर पंगट का आरोप है। अंबर रूपी पंगट, तारा घट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, चतुर जो नायिका है, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अंबर रूपी पंगट में तारा रूपी घट उषा नागरी जो है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उपमेय जो है उसमें उपमान का आरोपण अंगों सहित किया जाता है, अवयव अंगों सहित। यहां से पकड़ लीजिए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, सामरूप होगा। अब आते हैं नीरंग रूपक, ये तो बहुत ईजी है। जहां अवयव हो गए अंगों से हीन उपमान का उपमेय में आरोप, इसका उल्टा कर दो, यानी कि उपमान के अंगों से हीन होगा। सीधा सा है, हरिमुख मृदुल मयंक, भगवान का मुख क्या है, मयंक चंद्रमा है, चंद्रमा का आरोपण किया गया है। सीधा है, कोई संपूर्ण अंग बिल्कुल नहीं है उपमान के। नीरंग रूपक, ये एक अलंकार समझ में आ गया ना, तो उसका उल्टा यही होगा, अपोजिट होगा नीरंग। अब आते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, पारंपरिक रूपक। इसमें क्या है, इसमें दो रूपक होते हैं। इसमें कितने रूप होते हैं, दो। एक रूपक के द्वारा, ये पहला रूपक मान लीजिए, दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, ये दूसरा रूपक। यदि पहला रूपक नहीं है तो दूसरा रूपक लिख दिया जाए तो उसका अर्थ बिल्कुल भी प्रवाहमान नहीं होगा। तो यहाँ दोनों रूपक की कहने का तात्पर्य है कि दोनों रूपक इंपॉर्टेंट है और एक रूपक के बिना इसका काम नहीं चल सकता। देखिए कैसे, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी चकोरी। यानी कि गिरिराज किशोरी, माता पार्वती का मुख चकोरी तब तक है जब भगवान भोलेनाथ, महेश का मुख, भगवान भोलेनाथ का मुख चंद्र चंद्र भगवान भोलेनाथ का मुख जो है चंद्रमा के समान इसमें बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बिना दूसरे की पुष्टि नहीं की जा सकती। कि जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यानी कि माता पार्वती जो है वो तब तक चकोरी है जब तक भोलेनाथ का मुख चंद्रमा, इसके मुख पे चंद्रमा का आरोप किया गया, किशोरी पे चकोरी का आरोप किया गया। इन दो रूपक होंगे इसमें। तो ये पारंपरिक रूपक हो गया, ये साम रूपक है, नीरंग रूपक है, पारंपरिक रूपक है। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको रूपक अलंकार जो है का अध्ययन करवाया है। यदि आप मेरी अध्ययन से लाभान्वित हो रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।